देखा जाता है। फिलहाल पुलिस अभी भी जांच की बात कर रही है, पर जिस तरह से महिला ने खुलेआम ये बताया कि वाराणसी में कई जगह इस तरह के दंगे हुए हैं, उसके बाद यही साफ होती है कि पुलिस लगातार इसे रोकने में असफल रही है। समय के लिए वाराणसी से सुशांत मुखर्जी। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि वाराणसी में किस तरह खुलेआम चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही है और पुलिस इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता नाइफ हसन, इलाहाबाद से रितंधरा मिश्रा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी हैं, और वाराणसी से हमारे सहयोगी निमेश राय और सुशांत मुखर्जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नाइफ जी आपसे बात करना चाहूंगी। बेहद ही गंभीर विषय है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह का कुकृत्य हो रहा है। साफ तौर पर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन पुलिस बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखा रही। कहा जाए तो सही से धाराएं हैं, उससे मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। जी, ये मुमकिन है अपने प्रदेश में, क्योंकि बार बार आप ये देख रही हैं कि ये सिर्फ वाराणसी नहीं, आप सारे जगह को एक बार नजर दौड़ाइए और आप यही सीन पाएंगी कि जिस तरह बच्चों के साथ जातियां हो रही है, जबकि उनके साथ पास एक बहुत अच्छा कानून है, लेकिन पुलिस कोशिश क्या करती है कि उन धाराओं में मुकदमा ही ना दर्ज हो, क्योंकि उसमें अगर दर्ज होता है तो कहीं पुलिस के ऊपर भी शिकंजा कस जाता है। तो पुलिस कोशिश ये करती है कि वो मुकदमा दर्ज ही ना हो, और ये पूरे सिस्टम का फेलियर मैं मानती हूँ कि अच्छा से अच्छा कानून भी आ जाए, लेकिन जब हमें इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने बचाव के रास्ते ढूंढेंगे, और यही वाराणसी में हो रहा है। बिल्कुल, वाकई बेहद शर्मनाक है। और ये मामला अभी तब सामने आया जबकि दो लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे जो करीब करोड़ से काम में जुड़े थे। शायद वो ना होते तो ये मामला भी ना खुलता। और जिस तरह से वो महिला कह रही थी, ये तो धंधा है, हर जगह चलता है, हम बताएंगे तो हमारे पेट पर लात लग जाएगी। वाकई बेहद शर्मनाक है। रितंधरा जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से नाइफ जी कह रही हैं कि धाराएं तो हैं, बहुत ज्यादा कड़ी धाराएं हैं, लेकिन पुलिस इसमें हीला हवाली करती है। यहाँ भी पुलिस कह रही है मऊ का मामला है, यहाँ का मामला है, तो साफ तौर पर यही माना जाए कि पुलिस के शहर के बिना इस तरह के काम हो भी नहीं सकते। बिल्कुल, मैं यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगी कि जो ट्रेफिकिंग के लिए, जो मानव तस्करी के लिए कानून बना है, वो अपने आप में पर्याप्त है, बशर्ते पुलिस उसको सही धारा में उसकी तफ्तीश करके एफआईआर करके दर्ज करे। यहाँ पे हमने लगभग ट्रैफिकिंग के मैटर में ये देखा है कि जो गरीब माँ बाप हैं, कभी कभी वो भी अपने बच्चों को उचित, उनको अगर लाभ मिल जाता है तो अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, या उसमें सिर्फ एक ही सिस्टम काम नहीं करता। अगर घर है या समाज के कुछ वो लोग जो दलाली करते हैं, जो बच्चियों का धंधा बना के रखे हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहते हैं। तो और ऐसे जो धंधेबाज लोग हैं, जो जिनकी गैंग है, मुझे लग रहा है कि निश्चित पुलिस वालों को पता रहती होगी। ये पुलिस को देखना चाहिए कि उनके एरिया में, खासतौर से जहाँ बॉर्डर पे, जैसे बनारस की भी बात आ रही थी, बनारस से, मध्य प्रदेश से बिहार है, तो ये बॉर्डर पे तस्करी खुलेआम हो रही है, सब जानते हैं पुलिस वाले। लेकिन ऐसे सिर्फ तमाशा देखने से काम नहीं चलेगा। वो जब तक वो उनको नहीं पकड़ेंगे जो जो इस क्रिया को अंजाम दे रहे हैं, तब तक ऐसे बातें करने से, या एक महिला आके थाने में इस तरह की जो बात बोल रही है, इससे काम नहीं चलने वाला है। कानून बिल्कुल, और ये समझ आ रहा है कि कानून का किस तरह से मजाक बनाया गया है। वो आरोपी महिला भी खुद धड़ल्ले से कह रही है कि ये तो होता ही है, कई जगह होता है। उससे साफ समझ में आता है कि किस तरह से कानून की नाक के नीचे इस तरह से पूरे धड़ल्ले से ये सब धंधा चल रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ उनसे जानते हैं आखिर ये मामला सामने आया कैसे, खुला कैसे। निमेश, बहुत हैरत की बात है कि आरोपी महिला खुद बता रही है कि जगह जगह ऐसे धंधे चल रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक सही धाराओं में मामला भी दर्ज नहीं किया है। क्या धाराएं पुलिस ने लगाई है इस महिला के ऊपर? मैंने कहा था कि कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कम से कम अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे भी, और मऊ में भी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, 6 बजे से हम खबर पे लगातार इसको आगे लिए हुए हैं। उसके बाद ये मामला जाकर के मऊ में अभी को दर्ज हुआ है, और जो मामला दर्ज हुआ है वो दरअसल जान करके कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को सिर्फ इतना माना है कि किसी शख्स ने बच्ची को
तौर पे वो खरीदार महिला और उसके साथ के लोग इस बात को खुद से कह रहे हैं कि ऐसा धंधा होता है, और लड़की खुद उसके घर पे उसने कहा कि हमारे साथ एक हमारे उम्र की और हमसे बड़ी और हमसे तीन लड़कियों से अवैध तरीके से ब्याह व्यापार कराया जाता था। जी बिल्कुल, काफी अगर कहा जाए तो पुलिस ही लग रहा है कि पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उसकी गंभीरता से पूरे मामले को ले नहीं रही है। जितेंद्र जी, यहाँ आपसे एक सवाल बनता है कि अगर बात की जाए चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है, किन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए और साथ ही क्या अधिकतम सजा मिल सकती है इसकी? देखिए, इसमें तो जो कानून है वो अगर अगवा करके आते तो 363 66 का एक इनके ऊपर धारा बन रही है, और वो भी अगर फुसला कर ले जा रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं या अदर 323 500 से, ये सारी धाराएं कानून में प्रोवाइड है। पुलिस को उसको फॉलो करना है, उसमें एफआईआर पंजीकृत करके मामले को की सुनवाई करके विवेचना करना है। लेकिन अब पुलिस यहाँ पे अपना पन्ना इसलिए झाड़ने लगती है कि अगर जो उचित धाराएं हैं, जो सुसंगत धाराएं हैं, कभी कभी होता है कि अगर उसमें इनको एविडेंस नहीं मिल पा रही है, या अभी इस प्रकरण में अभी वो महिला तो बता रही कि धंधे हर जगह चल रहे हैं, अब उसको पुलिस एविडेंस के तौर पर नहीं एक्सेप्ट ला पा रही है, तो दिक्कत आ जाती है पुलिस में। इसलिए वो क्या करती है कि सारी धाराओं को निकाल के जो जो बलेबल अफेंस की धाराएं हैं वो उसमें लगा देता है, जो कि ये उचित नहीं है। और साफ तौर पर जितेंद्र जी, ये तो केवल पुलिस की लापरवाही नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से भी एक गंभीर अपराध हो रहा है। नाइक जी, आपसे मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी, यहाँ पर जब पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका यहाँ पर सही तरीके से होनी चाहिए। जिस तरह से आरोपी महिला खुद कह रही है जगह जगह ये सब होता है, ये बात सामने आई है, तो अब दबाव पड़ना चाहिए पुलिस प्रशासन पे कि सही धाराओं में मामला दर्ज हो और इस तरह के अपराध रुक सके। जी, जो आप कह रही हैं बात वो बिल्कुल सही है, और मैंने देखा आपका चैनल सारा समय बार बार ये सवाल उठा रहा है। जी, आप लोग बोल रहे हैं, सामाजिक संगठन बोल रहे हैं, हम सबके सामने केस आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा अपने अनुभव में कि 4, 6, 10 केस में जिसमें पुलिस वालों के ऊपर केस हुआ हो, जिन्होंने एफआईआर नहीं की, जिन्होंने केस के साथ छेड़छाड़ की? कभी आपने देखा है? जब तक कोई मामला बहुत हाई प्रोफाइल ना बन जाए तब तक पुलिस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास ऐसे सेक्शन हैं कि अगर पुलिस सही कार्यवाही ना करे, उचित कार्यवाही ना करे और उनके खिलाफ मुकदमा हो पाए, तो जब कुछ लोगों के खिलाफ ऐसे मामले होंगे तो पुलिस भी डरने लगेगी। मतलब पुलिस को आप कभी नहीं देखेंगे बड़ा से बड़ा घटना हो जाए, चाइल्ड अब्यूज की या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की, कभी पुलिस को आप नहीं देखेंगी उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें सजा मिली हो। एक पुलिस वाला भी दूसरे पुलिस वाले को बचाता रहता है। आप आगे उपेक्षित बच्चियां हैं तो शायद इनकी आवाज को उठाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, और पुलिस पर जब तक ऊपर से दबाव आए नहीं वो शायद कोई काम करती भी नहीं है। जितेंद्र जी, आप बात करेंगे एविडेंसेस की, यहाँ पर एविडेंस की तो शायद कोई कमी नहीं है, यहाँ पर पुलिस की विल की ही कमी नजर आ रही है। जो आरोपी महिला है साफ तौर पर खुद कह रही है कि इस तरह का काम यहाँ धड़ल्ले से चलता है, उसका बयान है, उसने कहा है कि 20,000 में उसने लड़की को खरीदा है। जो बच्ची है वो खुद बयान दे रही है, तो अब किस चीज की कमी यहाँ पुलिस को लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कि वो पुलिस को जो है तुरंत गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज अगर हो गई है तो दर्ज करके तुरंत एफआईआर करके उसको जेल भेज देना चाहिए, और पता करना चाहिए कि ऐसे गतिविधियों से और कितने लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ वो अकेली महिला ही नहीं काम कर रही होगी, मुझे लग रहा है उसके पीछे और फीडबैक में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो इसका संचालन कर रहे होंगे। तो पुलिस को ये पता
चाहते हैं कि मामला है कहाँ का, किस क्षेत्र में आता है और पुलिस इस तरह से क्यों हीलावारी करती है। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध हो रहा है, किसी भी थाने में हो रहा है, तो उस थाने के लोगों को सतर्क ज्ञान देना होगा और कम से कम त्वरित कार्रवाई के लिए मामला पंजीयन करना होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर पुलिस इस तरह का तर्क दे रही है कि मामला भोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टेकन भोग करेगा, तो बेमानी है। पुलिस की गतिविधि की बात मैं फिर से करूंगा कि थाने में अगर कोई भी इस तरह का मामला गया तो पहला तो काम ये होना चाहिए कि उस लड़की का मेडिकल होना चाहिए था, वो मेडिकल नहीं कराया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि जब उचित धाराओं में मामला ही दर्ज नहीं हुआ है तो फिर मेडिकल होगा कैसे। और यहाँ कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि पुलिस के जो आला अधिकारी है, कम से कम वो तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या तरीका है यार? ये कोई तरीका नहीं है, अपना स्टाइल है। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल है, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल। इलेक्शन में कितना काम है? कम से कम 25 साल उम्र होगी, उसे जितना भाव के खिलाफ घुटने पर चल रहा है। हेलो, क्या राज है इसमें? अगर दिखना है औरों से अलग, करो अपनी को चेंज। बहनों सैंडोपेंट्स आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तरहों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा काला और घना। द किंग ऑफ हेयर ऑयल। और चूंकि ये मामला मऊ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बता दें मऊ पुलिस और बच्ची और आरोपियों को वापस ले आई है। बच्ची को बेचने के आरोपी दानिश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने बच्ची की मां पर भी आरोप लगाए हैं। मऊ पुलिस ने फिलहाल बच्ची की मां को लेकर कुछ नहीं कहा है और पूरे मामले की जांच की बात कही है। आपको मऊ पुलिस बच्ची को वापस ले आई है और आरोपी दानिश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने बच्ची की मां पर भी आरोप लगाए हैं और मऊ पुलिस ने फिलहाल बच्ची की मां को लेकर कुछ नहीं कहा है और पूरे मामले की जांच की बात अब पुलिस कह रही है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से दो क्षेत्रों के बीच इस पूरे मामले को सुनाया जा रहा है, उसकी गंभीरता नहीं समझी जा रही है। वो वाकई एक बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही नहीं, अपराध की श्रेणी में हम उसको रखेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाइस, आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। ये एक कहा जाए कि शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये एक मामला अगर कहा जाए तो एक दूसरे तरीके से सामने आया है। इसे कोई सामने नहीं लाया, शायद दो पक्षों की खरीद फरोख्त करने वालों की लड़ाई थी जिससे ये मामला खुल गया। ये भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छाई इससे है कि ये अपराध सामने आया। शायद बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर ये सारी चीजें पूर्वांचल में हो रही है। जी, पहली बात मैं कहूँगी खाली पूर्वांचल में ही नहीं हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे इजी टारगेट इसमें वो औरत दिख रही है जो सामने आई है। अभी इसमें थोड़ा सा तफ्तीश होगी तो एक बड़ा गिरोह सामने आएगा जिसमें बाकायदा खरीद फरोख्त के लोग शामिल होंगे। तो कभी भी ऐसे मामले आते हैं, हम लोग के सामने भी आते हैं, तो जरूरत ये होती है कि इसके पीछे क्या क्या है उसको थोड़ा खंगालने की कोशिश की जाए। और पुलिस जिस तरह उसको इधर से उधर घुमा रही है, जरूरत यह होती है कि उसकी फौरन से बेशतर उसकी अर्जी को ले लिया जाता और उसकी कंप्लेन को दर्ज किया जाता और उसके बाद उसको टालने के बजाय थोड़ा सा तफ्तीश करते तो ये सारे
अपने आप बाहर आ जाते हैं, अपने आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको बचाने की बार बार कोशिश की जा रही है। और जहाँ आप दूसरी बात अपने माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की कर रहे हैं, तो उनकी संवेदनशीलता का तो हाल ना पूछिए। औरतें हो, बच्चे हो, उन तक कंप्लेन जाती है। वहां जाके लोग मुख्यमंत्री के दरबार में लोग अपनी शिकायत करते हैं। उसके बावजूद भी 3-3, 4-4 महीना हम लोग पुलिस के पास चक्कर लगाते रहते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप उसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आरोपी है, सबूत है, हर कोई पुलिस के सामने है, लेकिन पुलिस यहाँ पर चूक रही है, कार्रवाई करना नहीं चाहती है। निमिष, अगर हम बात करें जिस तरह से आरोपी महिला ने खुद कहा, जगह जगह ये तो हो रहा है वाराणसी में, और हम क्यों बताएं उन अड्डों के बारे में। अगर बात की जाए तो वाकई कितनी गंभीर है ये समस्या वहां पर, और कितने बड़े पैमाने पर ये सब कुछ चल रहा है इलाके। गंभीरता इस पूरे मामले में दिखा रही है। समरा जी, यहाँ आपसे एक सवाल यहाँ पर बनता है, जब पुलिस ऐसे मामलों में लापरवाही बरते, ढील बरते, अपनी जिम्मेदारी से पलट जाए, तो फिर क्या बचता है? क्या ऐसे मामले में कोर्ट के जरिए कुछ समाधान किया जा सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, चाहे ट्रैफिकिंग का ये मामला है, क्या कोर्ट यहाँ हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल, अगर कोर्ट के संज्ञान में आती है ये बात तो कोर्ट इस पे उसे वो निर्देश दे सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, अगर पुलिस कोई कोई कदम नहीं उठा रही है, तो वहाँ पे जो सक्रिय लोग हैं, अगर वो लोग एक कोर्ट में इस बिंदु को लेकर पुलिस की इस ढीली मुढ़ी रवैये को लेकर और जो निष्क्रियता अपनाई गई है इसको लेकर एक कंप्लेंट फाइल करें, क्योंकि कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जुडिक्शन नहीं बनता। आप किसी की इसके जरिए जा सकते हैं या सीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। अगर ऐसी स्थिति पुलिस के जरिए दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कुछ कोर्ट के संज्ञान में ये लाने की जरूरत है, ताकि कोर्ट इस पे अपना अवलोकन करके इस मामले को गंभीरता से पुलिस बिल्कुल बात की जाए, ये मामला बहुत गंभीर है। न केवल ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, बाल अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। ये सब बच्चियां नाबालिग है और उन्हें इस तरह के धंधे में धकेले जा रहा है। बहुत बड़ा ये मामला है। अगर बात की जाए दूसरी तरह से भी देखा जाए, बाल आयोग है, बच्चों के अधिकारों की तमाम बातें होती हैं, तो ऐसे में कहाँ होते हैं वो लोग? 1090 हेल्पलाइन है 90। आपसे भी मेरा सवाल है, क्यों नहीं वो लोग सामने आते? आप एक खुद सामाजिक कार्यकर्ता है, तो बनारस में क्यों नहीं लोग सामने आ रहे हैं बच्चों की मदद करने के लिए? आएंगे जरूर। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये मत सोचिए कि उनको हर चीज का अचानक कुदरती ज्ञान हो जाता है। जब आप लोग या कोई और तरीके से बात सामने आती है तो लोग आते हैं। बनारस में काफी अच्छे बच्चों के राइट पे काम करने वाले संगठन है, और हो सकता है कि बाल आयोग भी इसको स्वतः संज्ञान में ले, और इसमें आप लोग की बड़ी भूमिका हो गई है कि आपने इसको अच्छी तरह से उठा दिया है। तो एक उम्मीद तो मैं मानती हूँ कि इसमें कुछ हो पाएगा और संगठन भी सक्रिय होंगे, पर संगठन एक सीमा के बाद उनका कोई रोल नहीं रह जाता। अगर मामला कोर्ट में है, मामला पुलिस के पास है, तो सिर्फ वो मामले को हाईलाइट कुछ का काम जरूर करते हैं, दबाव का काम जरूर करते हैं ये संगठन, जो शायद पुलिस पर दबाव डाल सकते हैं। चंद्रा जी, आपसे यहाँ पर ये सवाल बनता है, यहाँ पर बात चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो रही है, ये सब नाबालिग बच्चियां हैं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो बाल अपराध यहाँ हो रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे अपराध एक साथ यहाँ हो रहे हैं। पुलिस की भी लापरवाही यहाँ पर जुड़ी हुई है, पुलिस के लिहाज से भी एक अपराध यहाँ हो रहा है।
गंभीरता को और कम से कम सही धाराओं में ये मामला दर्ज करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगी आप सविता नाइक बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। चंदा जी आपका भी और दिनेश आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।